नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं नई दिल्ली से आपसे बातें कर रहा हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है, यानी विश्व युवा कौशल विकास दिवस है। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि किस प्रकार इस दिवस को मनाने की योजना बनी और फिर कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इससे क्या फ़ायदे हैं और कौशल विकास की समस्याएँ क्या हैं, और ख़ासकर अभी जो कोरोना वायरस की बातें चल रही है, कोविड-19 का जो कुप्रभाव पड़ रहा है, इसके आलोक में कौशल विकास किस प्रकार होगा। पहली बात तो यह है कि नवंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित कराया कि 15 जुलाई को युवाओं के बीच कौशल विकास किस प्रकार हो, इसको ध्यान रखते हुए विश्व युवा कौशल विकास दिवस मनाया जाए। तो 2015 से चालू हो गया। 2015 से पिछले 5 वर्षों से यह मनाया जा रहा है। ये छठा दिवस है। 15 जुलाई को पूरी दुनिया में लगभग 200 देशों में यह दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि युवाओं के बीच जो बेरोजगारी की समस्या है, और समस्या इसलिए है कि वो कुशल नहीं है, कौशल विकास उनके बीच नहीं हुआ है। एक कोई ट्रेडिशनल तरीके से कुछ सीख लिया, इसलिए जो नए नए उद्योग आ रहे हैं, नए नए जो वृत्तियाँ आ रही हैं, नए नए ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं, नए नए सर्विस सेक्टर का निर्माण हो रहा है, सब में जो हमारे निपुण व्यक्ति हैं वो नहीं पाए जा रहे हैं, चाहे युवा हो या युवती हो। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि स्किलिंग पर हम ध्यान दें। इसलिए इस बार का जो विषय चुना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, वह है टुवर्ड्स रेजिलिएंट यूथ स्किलिंग। कहने का मतलब कि स्किलिंग फॉर ए रेजिलिएंट यूथ इन द एरा ऑफ कोविड-19 एंड बियॉन्ड। तो मतलब ये होगा कि जो हमारे प्रतिरोध क्षमता युक्त जो युवा हैं, युवा युवतियां हैं, उनके बीच हम कौशल विकास का कैसे कार्यक्रम करेंगे, खासकर कोविड-19 के कुप्रभाव को देखते हुए, और साथ ही साथ भविष्य में आगे क्या काम होगा, यह विषय रखा गया। बड़ा अच्छा विषय है, इसमें कई पहलू हैं। पहले देखने वाली बात तो यह है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है और आगे हमें क्या सब करना चाहिए। तो अभी दिक्कत यह हो रही है, भारत सरकार तो चाह रही है कि युवा विकास हो और स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास हो, इसके लिए मंत्रालय बना दिया गया और साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग पास करके निकल रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद निकल रहे हैं, वो उतने गुणवान नहीं पैदा हो रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं, उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट करना संभव नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट की बात है, चाहे ग्रामीण युवाओं के बीच हो या शहरी युवाओं के बीच हो, या माइग्रेंट लेबर हैं, जो लेबर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनके पुनर्वास की बात हो, या उनको अलग से स्किलिंग करके जहाँ काम करते थे वहीं पर करने की बात हो, या फिर महिलाओं के लिए खासकर विकास करने की बात हो, या फिर इको फ्रेंडली पर्यानुकूलित कौशल विकास किस प्रकार होगा, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, शौचालय निर्माण के क्षेत्र में, शौचालय रखरखाव के क्षेत्र में, या कचरा प्रबंधन के बारे में। ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली पर्यानुकूलित रोजगार सृजन की ओर आगे बढ़ेगा। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी। अब देखना यह है कि यह किस प्रकार हो सकता है। मेरे समझ से हमारी इच्छा है कि आप जो हमारी बात सुन रहे हैं, अपने अपने जो आपके सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, उनसे संपर्क करें और उन्हें कहें कि वो भी पत्र लिखें माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, और साथ में उसकी प्रतिलिपि जो हमारे उद्यमिता विकास और कौशल विकास के प्रभारी मंत्री हैं उन्हें भी लिखा जाए, ताकि इन बातों पर अमल हो सके। क्योंकि अभी जो हो रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम, वह
सफल नहीं हुआ है, सभी जानते हैं। मैं जो योजना की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रति वर्ष कम से कम 30 करोड़ भारत के युवा युवतियों को प्रशिक्षित किया जाए कौशल विकास के क्षेत्र में, और कम से कम 5,000 जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, उसमें प्रशिक्षण दिया जाए। आप कहेंगे 30 करोड़ बता दिया तो पहले साल में 30 करोड़ हो जाएगा तो अगले साल आप भी कहाँ से आएगा? नहीं, वो बात नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए कि 130 करोड़ लोगों में कम से कम 60 करोड़ लोगों को स्किलिंग की जरूरत है जो काम करना चाहते हैं, बाकी लोग हैं, बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र काम करने की नहीं हुई है और प्रशिक्षण के लिए उनको अभी 2-4 साल समय लगेगा क्योंकि वो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, वैसी हालत में कम से कम 2 साल के लिए तो हो गया। लेकिन अगर 30 करोड़ लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें समझने वाली बात यह है कि उनको अगले साल भी उनके वैल्यू एडिशन के लिए जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है उसमें क्या कमी रह गई है, और एडवांस ट्रेनिंग, उच्चतम ज्ञान किस प्रकार होगा, उच्चतर ज्ञान कैसे होगा, इस पर बात होगी। तो लगभग प्रति वर्ष उनको स्किलिंग किया जा सकता है। अभी हो क्या रहा है कि सरकार पैसा खर्च कर रही है और दिक्कत यह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छोटे छोटे जो कंपनियां हैं या कोई संगठन है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, न उसके पास कोई प्रशिक्षक है, न उसके पास कोई संसाधन है, और वो काम क्या मिल जाता है कि फला राज्य में जाकर के आप 15,000 लोगों को प्रशिक्षित कर दीजिए, इसके लिए आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा। कहाँ से कर पाएंगे? उनके पास तो कोई अनुभव है, न संसाधन है, वह केवल टेंडर दे करके, टेंडर से इसमें काम नहीं हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा। उपाय बताता हूँ मैं, आपको जानकर प्रसन्नता हो कि भारतवर्ष में 1200 विश्वविद्यालय हैं। हमने जाना है क्योंकि मैं भारतीय विश्वविद्यालय परिषद का अध्यक्ष भी हूँ और हर एक विश्वविद्यालय के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी है। किस तरह के विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय भी है, साथ साथ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे IIT हुआ, IIM हुआ, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं। और साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालय भी है जो राज्य सरकार के विधानमंडल से पारित होने पर स्थापित होता है, और साथ ही साथ डिम्ड विश्वविद्यालय भी है। ये जो 5 तरह के विश्वविद्यालय हैं, सभी को मिलाकर पूरी संख्या 1200 हो जाती है। तो 1200 विश्वविद्यालय जो जिनके पास हजारों हजार प्रशिक्षक और प्रोफेसर बैठे हुए हैं, उनको आप छोड़कर आप एक छोटी मोटी संस्था के माध्यम से चाहते हैं काम हो जाए, आपका बजट तो खर्च हो जाएगा, लेकिन 1% लोगों को भी ज्ञान नहीं मिलेगा जिस ज्ञान की जरूरत है। और जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि कोविड-19 के बाद चाइना से हम सामान को बाइकआउट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं उस बात का इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जिस दिन सारे सामान भारत में बनेंगे। बने कैसे? स्किलिंग नहीं होगी तो स्किलिंग कैसे होगी कि 1200 विश्वविद्यालयों को आप आदेश दें कि आपको ये काम प्रारंभ करना है। कैसे होगा? एक विश्वविद्यालय कम से कम 500 केंद्रों को चुनेगा, विज्ञापन के माध्यम से गांव गांव में जाकर के देख करके हर एक 8 गांव, 10 गांव, 12 गांव के बीच एक केंद्र खुलेगा। वो केंद्र कोई संस्था चलाएगी, उसे मान्यता दी जाएगी, उसका इंस्पेक्शन होगा जल्द से जल्द, और साथ साथ विश्वविद्यालय भी चलाएगी और वहां पर उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। वो जो संस्था है वहां के जो लोकल यूनिट्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके या प्रशिक्षण देगा। मान लीजिए कोई मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग है, कोई संस्था थ्योरेटिकल पढ़ाएगी और साथ साथ जहां पर मोटर मैकेनिक काम होता है या इलेक्ट्रीशियन का काम होता है या फिर पर्यावरण संबंधी काम हो रहा है, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी काम हो रहा है, या फिर बायो फर्टिलाइजर बन रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, कोई भी क्षेत्र आप ले लें, चाहे पैरामेडिकल है, जितने होटल्स हैं, होटल में जितने हमें सहायकों की जरूरत है, तो उनका थ्योरी संस्था पढ़ाएगी और प्रैक्टिकल उनका उस होटल में होगा। होटल वालों को फायदा होगा कि उन्हें मुफ्त में वो लोग मिल जाएंगे। उसी प्रकार जितने पैथोलॉजी सेंटर्स हैं, एक्सरे सेंटर है, रेडियोलॉजी सेंटर है या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, उनके कोलैबोरेशन में भी हम ये काम प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि 500 केंद्र खुले एक विश्वविद्यालय में, तो 1200 विश्वविद्यालय हैं,
आप 1200 को गुणा करेंगे 500 तो ये 6 लाख हो जाएगा। आप समझिए कि 6 लाख हमारे पास सेंटर खुल गए और उनके सर्टिफिकेशन के लिए विश्वविद्यालय है। वैसे आप उन संस्थाओं को देते हैं तो उससे भारत सरकार को लोड पड़ता है कि सर्टिफिकेशन एजेंसी आपको बहाल करने की जरूरत होती है। जिस सर्टिफिकेशन एजेंसी को कोई ज्ञान नहीं है सर्टिफिकेशन का, क्योंकि वो बेरोजगार है, सर्टिफाइड बन जाते हैं। कितनी गलत बात है। आखिर विश्वविद्यालय जहाँ पर विद्वान है, जहाँ के प्रोडक्ट हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और सारे सांसद उस विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं, उन पर भार न देकर के आप छोटी मोटी संस्थाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा कि 6 लाख सेंटर खुल गए। अब प्रत्येक सेंटर को कहिए आप कि साहब आप जिस तरह से मंत्रालय करा रही है एक साल में 10,000 20,000, वो नहीं, एक सेंटर ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों को प्रशिक्षित करेगी। अगर मान लीजिए 3 माह का प्रशिक्षण है, 4 बैच लेगा तो हो गया 150 लड़का हुआ तो फिर 600 लड़का का हो गया प्रशिक्षण। हम तो 500 की बात कर रहे हैं और घटा दिया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 6 महीना का है तो फिर 250 का बैच हो जाएगा। फायदा ये होगा कि अगर आप अब देखें कि 6 लाख आपको केंद्र खोल गया भारत में 1200 विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और आप 500 लोगों को ही केवल ट्रेन कर रहे हैं। टोटल प्रशिक्षित लोग हो गए 30 करोड़। बड़ा सीधा हिसाब है, कुछ करना नहीं है। अगर हर साल 30 करोड़ लोगों को हम पैदा करें और जिसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सिलेबस बनाएं, प्रशिक्षण दें, और उनको हम अभी कोविड-19 का वातावरण है इसलिए उनको हम ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दें और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ साथ हम जो विदेशों की टेक्नोलॉजी है उसका हम यूट्यूब से और जहाँ से संभव हो वहाँ से हम वीडियो बनाकर बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं, ताकि जो कैसे वो श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, कैसे वो एक एक्सपर्ट के रूप में, एक कुशल प्रशिक्षु के रूप में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार काम होगा। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि ये विश्वविद्यालय यह भी देखेगी कि जितने बड़े बड़े उद्योग हैं उन सब उद्योगों में जो 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ 500 एकड़ में बसा हुआ है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सब में अपना प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी, उन्हें मान्यता देगी। अप्लाई नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय के कुलपति को या उनके जो कुल सचिव हैं उनको या उनकी टीम को जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि हमारा ये अनुरोध है कि आप अपने यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र खोलें जिसमें कि हमारा विश्वविद्यालय आपको प्रशिक्षण प्रदान करेगा, गाइडेंस देगा, प्रैक्टिकल आप कराएंगे और साथ ही साथ आप उसको बाद में रोजगार दे भी सकते हैं और उनका रोजगार और भी कहीं मिल सकता है। लेकिन आप इसमें सहभागीदार बने, क्यों नहीं बनेगा, तो दौड़ेगा। ये नहीं है कि अप्लाई कर दे, अप्लाई तो इसे छोटे मोटे लोग करेंगे जो बेरोजगार हैं। बेरोजगार होना कोई बुरी बात नहीं, वो प्रशिक्षित भी नहीं है, वो अनएम्प्लॉयबल है, और उस अनएम्प्लॉयबल को आप करोड़ों रुपया हर साल दे देते हैं। इसका कितना गलत असर पड़ता है। और मैंने तो सर्वे भी किया है, हर जगह केवल फाकेबाजी हो रही है। और यहाँ तक कि जब बच्चों से पूछा जाता है कि भाई आपका प्रशिक्षण हुआ कि नहीं, तो अभी बच्चों से नहीं, गलत मोबाइल नंबर दे करके उनको उनका जो प्रशिक्षक है वही बता देता है कि हाँ साहब मैं ये बोल रहा हूँ और इस प्रकार प्रशिक्षण हो गया है, ताकि हमारा पूरा पेमेंट हो जाए। वो सब बात नहीं है। विश्वविद्यालय पर विश्वास करें क्योंकि आप वहाँ पढ़े हैं, और उनको कोई गलत करने पर यूजीसी भी है, वो भी उनको नकेल कर सकती है। तो ये बड़ा आसान काम है कर देना, इस प्रकार आपका काम भी हो जाएगा। अब रही बात कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे, मैंने अभी टोटल 4500 ऐसा ट्रेड देखा है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हो या नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में हो, इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, आपदा प्रबंधन। अभी सारे देश में देख रहे हैं कि बाढ़ का वातावरण है और बाढ़ को हम झेल रहे हैं। तो बाढ़ प्रबंधन के बारे में किस प्रकार हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे, तैयारी करेंगे, और उसके बाद लोगों का पुनर्वास करेंगे और लोगों को किस प्रकार हम बाहर निकालेंगे, सारी बात का लघु प्रशिक्षण हो सकता है, ताकि एक कार्डर बन सके। हुआ कि बाढ़ आया तो ये हो गया, कहीं पर आगजनी हो गई तो वो हो गया, कोई दूसरा डिजास्टर आया या भूकंप आ गया, तो फिर कैसे तैयारी करनी है भूकंप की, कैसे निकालना है लोगों को, किस प्रकार उनको आगे मदद करनी है। साथ ही साथ भवन निर्माण कैसा हो जो आपदा को झेल सके, चाहे बाढ़ को या फिर जो आपका भूकंप है
या फिर आग लगता है उसको झेल सके, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है। तो कहने का मतलब चाहे बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हो या फिर रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो, पैरामेडिकल साइंस हो या होटल प्रबंधन हो, टूरिज्म हो या कृषि हो, प्रतिपालनीय कृषि हो या आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो या फिर हॉर्टिकल्चर हो, मोमोलॉजी हो, जितनी भी बातें हैं, इस प्रकार 4500 ट्रेड को एक साथ मैंने डाल दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने वाला हूँ, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री को हम लिखेंगे और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के मिनिस्टर को भी लिखेंगे, उनके सचिवों को भी लिखेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप चाहें तो हमें आप लिख सकते हैं, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। आप चाहें तो हमें हमारे ईमेल पर आप अपना ईमेल और सारा डिटेल्स भेजें ताकि आपको हम पूरा प्रोजेक्ट फॉरवर्ड कर सकें और फिर उसे आप अपने एमपी के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से आप सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का कोई रोल रह नहीं जाता है, केवल इस बात को कि मॉनिटर कर सके वो, पैसा भी नहीं लगना है। आप चाहें तो पैसा ना भी दे, कोई बात नहीं। आप भी बताएं कि जितने लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं +2 के बाद 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया अभी भी सरकारी विश्वविद्यालयों में फीस है। निजी विश्वविद्यालयों में फीस भले ज़्यादा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में हर जगह भी फीस उतना ही है कि आपको 100, 200, 300, 400, तो उस प्रकार लोग फीस दे रहे हैं। तो इस तरह का जो एक सब्सिडाइज फी है, या तो कोई भी आदमी दे देगा, आप करोड़ों करोड़ क्यों खर्च कर रहे हैं? हाँ, करना है संसाधन पर करें। आपको लगता है कोई नया ट्रेड है, इसके लिए विश्वविद्यालय में उनके इक्विपमेंट नहीं था, आप उनको दें। सबसे बड़ी बात है कि हमें इस बात का एक सर्वेक्षण करना होगा, बेंचमार्क करना होगा, अभी हमारे पास जनशक्ति प्रशिक्षित कितनी है और उसका स्तर क्या है, गुणवत्ता क्या है उनकी, और बाद में आपका जो माइलस्टोन है कैसे पूरा होगा, इस पर काम होना चाहिए। इसके लिए मॉनिटरिंग होना चाहिए, इसके लिए कंकरेंट इवैल्यूएशन होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने के बाद हर साल हमें 30 करोड़ जो हमारे कुशल युवा युवती प्रशिक्षित हो जाएंगे और उनका कौशल विकास हो जाएगा, उनको रोजगार भी मिल जाएगा। क्योंकि जितने अभी भी उद्योग हैं उन्हें भी चिंता है, उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है, और जो नए उद्योग खोलने वाले हैं उसकी संख्या तो अभी से कम 20 गुना ज़्यादा होगी। क्योंकि कितना सामान आप चाइना से मंगा रहे हैं, फायदा उसका ये होगा कि अगर वह यहाँ बनेगा, ये मत समझे कि भारत में क्या डिमांड है। भारत में डिमांड तो कितना है आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ चाइना से ही आ रहा था। लेकिन आपको जानना चाहिए कि 1-2 देशों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया चीन के खिलाफ है। वैसी हालत में जब भारत में ये सब निर्मित होगा तो पूरे विश्व में इसका निर्यात होगा, तो कितने लोग को काम मिलेगा आप सोच सकते हैं। अगर ये विश्वविद्यालय के द्वारा जब उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो वह पूरी दुनिया में वैलिड होगा, और अगर दूसरे देशों में भी प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है तो यहाँ से हम मैन पावर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे युवा युवती को भी हम भेज सकते हैं वहाँ पर ताकि वह नाम कमा सके। और साथ ही साथ मैं यह भी कह रहा हूँ कि जो ग्रामीण या शहरी जो युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा वो नौकरी भी खोजे और साथ साथ वो चाहें तो अपना भी काम कर सकते हैं। तो उद्यमिता भी एक रोजगार हुआ, स्वरोजगार हुआ, आत्मनियोजन हुआ, उसका भी बड़ा महत्व है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों को गठजोड़ करके बहुत जल्द ही भारत में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। हाँ, उसमें यह बात है कि अभी जब कोविड-19 के चलते कॉलेज स्कूल बंद हैं, एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 75% जो विद्यार्थी हैं वो अफेक्टेड हैं। ऑनलाइन शिक्षा के बावजूद आपको कम से कम 25% को ही काम चल रहा है, बाकी के पास ना इंटरनेट है, ना टाइम है, ना उनको पता चलता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी साइट गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब ये कि काफ़ी दिक्कत हो रही है। वैसी हालत में हम जब इस काम को करेंगे जिसमें हम लोकल सेंटर रखेंगे, हाँ, दूसरी बात यह है कि जब लोकल सेंटर रखेंगे तो ये समस्या नहीं होगी, और हम पत्राचार के माध्यम से, ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से और ब्लेंडेड लर्निंग से दोनों को मिला करके हम देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम बैठा भी सकते हैं, प्रैक्टिकल भी रोज करा सकते हैं, और विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, और बहुत कम समय उनको
जो उनके एकेडमिक पार्टनर उनके यहाँ रहना है, उनका ज़्यादा समय 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा उनका बीतेगा उसी जगहों पर जहाँ पर उनका जो प्रायोगिक ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। यह जरूरी है, ध्यान देने की बात है। अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि अगर भारत सरकार विश्वविद्यालयों को कहती है तो कम से कम एक काम वो करे, वह जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उस पर ध्यान न दे। बिना बात के एफिलिएशन जो वर्ड है उसमें तो है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है, वह उस जिले में एफिलिएट कर सकता है। दूसरे जिलों के लिए कोई दूसरा विश्वविद्यालय होगा। अगर एक विश्वविद्यालय का 2 जिला 3 जिला अगर है तो ठीक है, नहीं तो 4 जिला हो सकता है, 1 जिला भी हो सकता है। लेकिन यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कौशल विकास का कार्यक्रम है, यह एक स्पेशलाइजेशन का युग है ये। और इसमें हम जो ये सेंटर है, मैंने कहा कि एक विश्वविद्यालय 500 केंद्र को जोड़े, एफिलिएशन नहीं होगा, वो उनका एक एकेडमिक पार्टनर होगा, पार्टनर इंस्टीट्यूशन होगा, उनको कोई ग्रांट नहीं मिलेगा और उनका काम है ये प्रशिक्षण देना और परीक्षा या इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन सारा विश्वविद्यालय करेगी। तो वह ज्योग्राफिकल बाउंड्री हटा दे। मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का, वह चाहता है कि हम उड़ीसा में काम करें, कर सकता है। आपको दिक्कत क्या भाई, भारत को बांटने की बात क्यों हो रही है? अगर कोई तमिलनाडु की संस्था है, विश्वविद्यालय है, वो दिल्ली में केंद्र खोलना चाहती है, खोले। कोई बिहार का विश्वविद्यालय है, वो अगर नॉर्थ ईस्ट में खोलना चाहती है, खोले। आसाम में खोले, मेघालय में खोले, जहां खोलना है खोले। तो यह ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के यह काम सफल होगा। क्योंकि दिक्कत यह हो जाती है, अगर मान लीजिए कोई बहुत एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट पर आप पढ़ा रहे हैं, जो मान लीजिए 2 विश्वविद्यालय स्पेशलाइज सब्जेक्ट में आया, तो पूरे भारत के लोग सीखना चाहेंगे उसको। वैसे हाथ में कहिएगा कि नहीं, इस विषय को हम उस लोकल विश्वविद्यालय को भी कहेंगे चालू करना, वो नहीं करना चाहेगा, उसके बाद ऐसे ट्रेड मैन पावर नहीं है। तो इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए कि भाई आप अपने राज्य के बाहर केंद्र न खोले, हर जगह खोले। आइडिया यह है ईमानदारी बरती जाए और उसके लिए मॉनिटरिंग हो, जो काम गलत